बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस 2024 के हवाले से जो है वो आज ही, बल्कि यही कहा जा रहा है कि कौमी असम्बली का सेशन बुला लिया गया है। वफाकी kabीना की मंजूरी के बाद ये जो पहले आर्डीनेंस लाया गया था, अब इसको बाकायदा जो है वो कानून की शक्ल दी जाएगी और कौमी असम्बली और सेनेट से जो है वो इसको पास कराया जाएगा। तो इसको कहते यही है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस 2024। तो अब इस हवाले से जो है वो आईनी तरमीम इसके अंदर लाई जा रही है, क्योंकि पहले ये आर्डीनेंस था, तो अब इसको एक्ट बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। बेसिकली पहले अगर आपको याद हो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो लाया गया था 2023। तो उस टाइम जो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा थे, उन्होंने बेसिकली इस एक्ट के तहत अपने इख्तियारात जो है वो नीचे सुप्रीम कोर्ट के दीगर जो सीनियर जज हैं उनमें उनको सरेंडर कर दिए थे। तो बेंच की जो तश्कील का मामला था उस पर एक फिर सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी, जिसमें चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज हुआ करते थे, वो बनाती थी। फिर हमने देखा कि वो कानून तो बन गया, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो फिर गलत होने लगा। और वो इस्तेमाल ये था कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का गठजोड़ हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस टाइम चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को ही माजूल कर दिया। ठीक है, यानी कि अब चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने गुडविल के तौर के ऊपर अपने इख्तियारात सरेंडर किए थे। जमहूरियत पसंदी का सबूत देते हुए उन्होंने अपने इख्तियारात दे दिए पार्लिमान उसको, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस को, पार्लिमान के उस एक्ट के तहत। लेकिन मंसूर शाह और मुनीब अख्तर का गठजोड़ हुआ और फिर उस गठजोड़ के नतीजे में हमने ये देखा कि उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को मजूल कर दिया और वो जो केस लगाना चाहते थे वो लगने नहीं दे रहे थे, और जो वो केस लगाना चाह रहे थे उस पे हवाले से ये बड़ा अरशद शरीफ के केस में यही इन्होंने किया। अच्छा, ये जो मामला आया रिजर्व सीट्स वाला 8 ये मखसूस नशिस्तों वाला 8 जजेस वाला, उस पर नजरसानी आई, काजी साहब लगाना चाह रहे थे, मंसूर और मुनीब का गठजोड़ था जो था वो उसको लगाने के खिलाफ हो गया। ठीक है, उसको लगाने नहीं दिया। अरशद शरीफ का केस का मामला भी बिल्कुल बयान ही इसी तरीके से हुआ। तो फिर जो है वो कहीं ना कहीं ये चीजें काउंट तो हो रही थी। तो फिर हुकूमत की जानिब से जो है वो सदारती आर्डीनेंस लेके आया गया और सदारती आर्डीनेंस के अंदर ये इख्तियार दे दिया गया चीफ जस्टिस को कि अगर कोई जज को वो रिप्लेस करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी का कोई और सीनियर जज उसमें अपॉइंट कर सकते हैं। तो यूं फिर मुनीब को उन्होंने साइडलाइन कर दिया और मुनीब के साइडलाइन होने के बाद जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया। लेकिन उसके बाद काजी साहब तो चले गए, अब वो जो नए चीफ जस्टिस आए हैं याया खान अफरीदी, इन्होंने फिर मंसूर को उसका मुनीब वापस कर दिया। तो बहरहाल ये मामलात यही हैं। तो अब उसमें जो है वो जो आर्डीनेंस आया था, अब उस आर्डीनेंस की एक किस्म की कौमी असम्बली से उसकी तौसीक करानी है, उसको बाकायदा आइन साजी और का जो है वो शक्ल देनी है। तो उसमें अब हम ये समझ रहे हैं, सोच रहे हैं या नजर आ रहा है कि उसमें मजीद तरमीम भी आ रही हैं। ठीक है, अब जो अभी तक ड्राफ्ट मुकम्मल सामने नहीं आया, क्योंकि अभी तक जब तक वफाकी kabीना मंजूर नहीं करेगी तो होपफुली 4 बजे जो है वो भी वफाकी kabीना उसको आज मंजूर कर लेगी। फिर उसके बाद कौमी असम्बली में जाएगा, सेनेट में जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है शायद कल तक जो है ये कानून भी बन जाए। तो इसमें जो है कुछ शिकें जो है वो तरमीम उसमें की जा रही है, और ये है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस 2024 की सेक्शन 2 एक्ट 17 के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हर मुकदमे के लिए जो है वो चीफ जस्टिस की जेर निगरानी मखसूस बेंच जो है वो उसमें लगाया जाएगा और चीफ जस्टिस उसकी जेर निगरानी होगा। चीफ जस्टिस ही तयन करेंगे, लेकिन अपने साथ 2 जजेस को जो है उन्होंने लगाना है। अब ये कहा जा रहा है मुमकिन तौर पे कि शायद उसमें अब उसकी तादाद 5 की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस और उसके बाद 2 सीनियर जज की कहानी है, तो अब उसको शायद 5 कर दिया जाए ताकि मजीद जो है वो जमहूरी रिवायात को फुकदान मिले, फरोग मिले। तो अब देखते हैं कि ये क्या मामला किस तरीके से चलेगा। और फिर उसके साथ साथ ये भी है कि वक्तन फक्तन चीफ जस्टिस ने उसका तयन करना है। फिर तरमीमी सेक्शन 3 एक्ट 17 के मुताबिक जो आर्टिकल 184(3) या बुनियादी इंसानी हकूक के केसेस हैं, यानी 184(3) की शिक 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमात जेर समात आते हैं उसके लिए जो है वो मामला चीफ जस्टिस को जाएगा और फिर कमेटी उसका जायजा लेगी और कमेटी उसमें देखेगी कि आया ये अवामी अहमियत का मामला है, नहीं है, बुनियादी इंसानी हकूक इससे जुड़े हुए हैं, नहीं है, फिर मफाद आमा इससे बरह रास्त जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। अगर ये सारी चीजें अवामी अहमियत का हुआ, मफाद आमा उससे जुड़ा हुआ,
तो फिर उसके लिए जो है वो बेंच की तश्कील होगी। लेकिन अब ये मामलात जो हैं वो चल जा रहे हैं, सुना है कि जो आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा उसमें चले जाएंगे, तो उसका भी इन्होंने अब इसमें तयन करना है कि किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जाएंगे और उसका तयन जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। और इसके तहत ये भी कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 7 मतलब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर जो है वो 7A और 7B का जो है वो इजाफा किया गया है। अब सेक्शन 7A में जो है वो जेर समात मुकदमात का मियार जो है वो बेहतर बनाने का फैसला किया गया है और उसमें यह कहा गया कि पहले आइए पहले पाइए, यानी जिसने पहले दरखास्त दायर की है उनके मुकदमात की समात पहले होगी। इसमें यह नहीं होगा कि जज या चीफ या कमेटी जो है वो चुनाव करेगी कि इसको लगाना है और इसको नहीं लगाना, 5 साल गुजर गए, 7 साल गुजर गए, मुकदमा ही जेर समात नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। जिसका मुकदमा जिस तरीक को होगा उसी तरीक के साथ ही उसकी जल्द समात भी होगी, यानी पहले आइए पहले पाइए के तहत जो है वो अब समात हुआ करेगी। अब जो 7B है उसमें यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जो भी कार्रवाइयां होंगी, चाहे वो किसी भी बेंच में होंगी और रूटीन के मैटर होंगे, पब्लिक रिपोर्टर्स के मैटर, कोई भी मामला होगा, चाहे वो आम केस भी क्यों नहीं है, उसके अंदर अब ये कोशिश इन्होंने कर दी है, ये की जा रही है कि ये भी इस वजह से कि इसमें जो है वो शफाफियत लाई जाए। और उसमें ये कह रही है कि पूरी की पूरी कार्रवाई का जो है वो ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा और फिर उसकी एक फीस होगी। जो भी शायल है वो अगर खुद नहीं हुआ, उसका वकील पेश हुआ और कल को वो देखना चाह रहा है कि उसके केस को किस तरीके से प्रोसीड हुआ, किस तरीके से वो केस सुना गया, तो उस हवाले से वो एक दरखास्त दायर करेगा और उसकी मुतलका फीस देगा और फीस देने के बाद वो पूरा का पूरा केस का रिकॉर्ड, ट्रांसक्रिप्ट समेत, इवन के शायद ऑडियो समेत वो हासिल कर सकेगा कि उस केस में उस फलां समात पे क्या हुआ, वकील ने क्या आर्ग्यूमेंट किए, जज ने वहां पे क्या रिमार्क्स दिए, तो सारा का सारा जो है वो उसको ट्रांसक्रिप्ट की सूरत में, बल्कि पूरी की पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड जो है वो अब साइलिन को बरह रास्त मुयस्सर जो है वो आ सकेगा। इससे बड़ी मतलब ये एक बहुत अच्छी खुशाइन बात है। इससे क्या होगा, इससे सबसे मेन चीज ये है कि वो आप शफाफियत जो है वो खुल के सामने आएगी और ये भी पता चलेगा कि जज के सामने वकील ने क्या कहा, क्या वकील सही तौर पे केस प्रेजेंट किया नहीं किया, या जज साहब ने कहीं पे डंडी मार दी, तो ये सारा कुछ जो है वो अब निथर के सामने आ जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी जो है वो बात है। और इसके साथ साथ जो है वो आइन के आर्टिकल 189 के तहत जो है वो पहले इस पर ऑर्डिनेंस आया था, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो है वो ऑर्डिनेंस लाया गया, तो अब उस ऑर्डिनेंस मतलब है वो काबिल अमल भी रहा। और ऑर्डिनेंस की एक लिमिट होती है, मुद्दत होती है, 90 दिन का कहा जाता है, तो फिर ऑर्डिनेंस के लिए उसको कौमी असम्बली में बाकायदा पेश किया जाता है, तो वो फिर आगे चलता है, वरना वो एक अपनी ड्यू टाइम के बाद जो है वो गैर फाल हो जाते हैं, अपनी अफादियत खो देता है, शायद ऐसा ही है। तो इसी वजह से अब फैसला यह किया गया है कि इसको जो है वो बाकायदा कौमी असम्बली से और सेनेट से जो है बाकायदा मंजूर कराया जाए। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो ये है कि आया इसके अंदर वो सीनियरिटी का जो मामला है उसको तय किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि आम डिबेट जो हो रही है, जो वकला है, जो बाकी कानून से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो यही कह रहे हैं कि सीनियरिटी जो है वो चीफ जस्टिस के बाद शुरू होती है, यानी चीफ जस्टिस और उसके बाद जो है वो सीनियरिटी शुरू होगी। ये नहीं है कि जो सुपर सीड हो गए वो भी सीनियर हो जाएंगे, या वो हैं तो सीनियर लेकिन वो सुपर सीड हो गए हैं, और सुपर सीड होने के बाद अगर वो रिजाइन नहीं करते, वो अपने ओहदों पे बैठे होते हैं, तो क्या वो फिर जो पॉलिसी मैटर्स हैं वो क्या उनमें कार फरमा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं या हाई कोर्ट के जो सीनियर जज होते हैं वो अपनी मुतलका कोर्ट्स के मुतालिक बहुत सारी पॉलिसी साजी में उनका बाकायदा एक किरदार होता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई सीनियर जज है तो उसने जुडिशियल कमीशन में भी होना है, उसने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में भी होना है, और उसने जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी होना है, और इस तरीके से और भी बहुत सारे मामलात हैं जिसमें उनका होना जो है वो जरूरी होता है। तो अब यहाँ पे मामला आया हुआ है क्योंकि पहली दफा ऐसा हुआ है कि दो जज मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो सुपरसीड हो गए हैं। ठीक है, अब क्लेम ये किया जा रहा है कि उनकी सीनियरिटी खत्म हो गई। सीनियरिटी का जो असूल है या प्रिंसिपल है वो चीफ जस्टिस और उसके बाद शुरू होता है, यानी चीफ जस्टिस मोस्ट सीनियर हो गया, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, और यूं जो है वो होंगे। लेकिन जब से ये चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी ने हलफ लिया है उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने
जो है वो मंसूर अली शाह को सबसे सीनियर बनाया हुआ है और मुनीब अख्तर को, और इनको तमाम मामलात में बराबर शरीक कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी मंसूर और मुनीब शामिल हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में भी शामिल हैं और जुडिशियल कमीशन में भी अब ये शामिल हुए बैठे हैं। तो इनकी मौजूदगी में बात यह है कि अगर सच पूछें तो इनके खिलाफ तो है वो, हमारी अगर बात पूछनी हो या अगर मेरी राय है और बहुत सारे ऐसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट हैं उनकी राय है कि इनके खिलाफ तो आर्टिकल 6 का कार्रवाई होना चाहिए। उल्टा आप इनको नवाज के जो है कमेटी में बिठाया हुआ है आपने। तो भाई जिनके ऊपर बरमला ये कहा गया है कि इन्होंने आइन शिक नहीं किया, जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 एक वाज़ेह चार्जशीट है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जज कह रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि इसने आइन शिक नहीं करके मावरा आइन जो है वो रिलीफ तख्लीक किया है तरीके इंसाफ के लिए। तो अब ऐसे लोग जो है वो अगर पॉलिसी साजी में बैठे होंगे तो फिर प्रोजेक्ट इमरान जो है वो तो उसी तरीके से चलता रहेगा। और यही वजह है कि सुपर सीड होने के बावजूद इनको तो ये चाहिए था कि ये इस्तीफा दे जाते, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि इनका रोजी रोटी का कोई मसला है कि आप जैसे और मुझ जैसे हैं कि भी तनख्वाह पे ही गुजारा है, ये अरबोपति है, ठीक है, इनको परवाह ही नहीं है। तो फिर ये क्यों चिमटे बैठे हैं? वजह सिर्फ यही है कि इस वजह से कि वो प्रोजेक्ट इमरान को के लिए, क्योंकि वो उनको हुक्म ही यही है, वो हुक्म के गुलाम है और उनको हुक्म है कि आपने बैठना है, हर सूरत में बैठना है, और जब तक खान को अडियाला जेल से बाहर नहीं निकालना, जब तक फैज को नहीं निकालना, इनका प्रोजेक्ट खत्म नहीं होना। बल्कि ये तो इस लेवल पे बैठे हैं कि हमने इस सारे सिस्टम को अंडू करना है और फिर इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लेके आना। ये तो उस जिद पे है, इसी वजह से इन्होंने जाना ही नहीं है। अब इनको भेजने का फैसला जो है वो पार्लिमान नहीं करना है, मैं तो कर नहीं सकता। मेरे इख्तियार में तो यही है कि मैं आवाज उठा सकता हूं, मैं आपको सच बता सकता हूं, मैं आपको हक़ाइक़ बता सकता हूं जो मैं बता रहा हूं। तो बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी। अब देखते हैं कि पार्लिमान से जब ये कानून बाकायदा बनता है तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। लेकिन मेरी राय यही है कि सीनियरिटी का मामला भी जो है वो इसमें हल कर दिया जाए। और बाकी एक मामला 25 जजेस की तादाद वाला भी है, उस पर हम फिर डिटेल में जो है बात करेंगे। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।